वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कपिल त्यागी। आज फिर दोबारा से एक नई कलेवर, नई सोच, नई उमंग, नई दिशा, एक नएपन के साथ माइंड मैप के द्वारा सरल सिंपल भाषा में मौलिक अधिकार डीपीएसपी मौलिक कर्तव्यों पर आपसे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बेहतरीन क्लास के लिए इस पूरी वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। वो कहते हैं कि प्रो को खोल जमाना उड़ान देखता है। प्रो को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं और भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। एक व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है उन्हें फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35 दिए गए हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों से अलग भी कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो जो मौलिक अधिकारों से अलग अधिकार हैं वो संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ कानूनी अधिकार हैं। लेकिन मौलिक अधिकार सिर्फ वो अधिकार हैं जो भाग 3 में शामिल किए गए हैं, जो आर्टिकल 14 से 32 के रूप में दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की ये विशेषता है कि यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम उसके लिए न्यायालय जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। तो संविधान 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन इस वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। एक मौलिक अधिकार है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। इस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। यानी इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के क्लोज ए में शामिल किया गया है। तो इस समय वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। देखिए, एक मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल हैं 14 से 18। दूसरा मौलिक अधिकार है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 19 से 22 है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें अनुच्छेद 23 और 24 हैं। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 25 और 28 हैं। पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें आर्टिकल 29 और 30 हैं। और एक मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 में है। तो इस समय भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से स्टार्ट होते हैं। तो आर्टिकल जो 12 है, अनुच्छेद 12, इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें बताया गया है कि राज्य, इस भाग में किस किस संस्था को राज्य कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है, संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यों की जो संसद है, जो लोकल बॉडीज हैं, उन सबको स्टेट शब्द से डिफाइन किया गया है। जैसे यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, इसे भी भाग 3 के अंतर्गत एक राज्य शब्द के रूप में परिभाषित किया गया है या राज्य शब्द के रूप में इंडिकेट किया गया है। और इसी में एक आर्टिकल है आर्टिकल 13 यानी कि 13, अनुच्छेद 13, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट।
आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है, या अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। यदि भारत की संसद या राज्यों का राज्य विधानमंडल या राज्यों की संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के अंतर्गत उस कानून को या उस कानून की न्यायिक समीक्षा करेगा, और यदि वो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उस कानून को रद्द कर देगा। इसलिए आर्टिकल 13 को मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो हमारा पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। इसमें 5 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। तो पहला है आर्टिकल 14 का जो टाइटल है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब है कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा। आर्टिकल 15, राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16, राज्य लोक नियोजन में सभी को अवसर की समानता मुहैया कराएगा। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, और अनुच्छेद 18, इसमें उपाधियों का अंत। तो समानता का जो अधिकार है पहला, इसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। अगर हम बात करें आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 के 6 सब क्लोज हैं। जैसे 15 का क्लोज 1, 2, 3, 4, 5, 6 या ABCD, इस तरह से। भारत में SC ST को जो आरक्षण है वो आर्टिकल 15 के अंतर्गत ही दिया गया है, और जो OBC और जनरल को EWS के तहत जो 10% का आरक्षण है वो आर्टिकल 16 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, देखिए कितने अच्छे से माइंड मैप के जरिए मौलिक अधिकारों को दिखाया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है। तो इसमें आर्टिकल 19, 20, 21 और 22, ये 4 आर्टिकल दिए गए हैं। एक आर्टिकल है 19, इसमें अभिव्यक्ति की 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति का मतलब है कि हमें बोलने की, जैसे हम अपने विचार रखते हैं, कोई भाषण देते हैं, तो इस तरह की 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20, इसका टाइटल है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। वैसे संविधान में इस आर्टिकल को 3 पार्ट में डिफाइन किया गया है। पहला है कि किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा या किसी व्यक्ति को तब तक सजा नहीं दी जाएगी जब तक उसने किसी कानून को ना तोड़ा हो। दूसरा दूसरा पॉइंट है, या दूसरा वो टाइप है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा दी जाएगी। और तीसरा है कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 20 को डिफाइन किया गया है 3 पार्ट में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21, प्राण तथा दैहिक की स्वतंत्रता। इसका मीन्स ये है कि हम किसी व्यक्ति के प्राण कानून या संविधान में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही ले सकते हैं। वैसे आपसे पूछा जाए कि हम किसी व्यक्ति के प्राण किस प्रोसीजर से ले सकते हैं, तो भारत के संविधान में सिर्फ एक ही प्रोसीजर दिया गया है, और वो है फांसी। आर्टिकल 21 जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसे हम एक बार अच्छे से डिफाइन करेंगे। और इससे पहले हम आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 देखते हैं। इसमें गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण दिया गया है। जब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके साथ उस व्यक्ति को क्या क्या प्रोटेक्शन दी गई है। तो जब पुलिस किसी भी नागरिक को या हमारे पास हमें गिरफ्तार करने के लिए आती है, तो हमारे पास 2-3 राइट्स होते हैं। सबसे पहले हम पुलिस से ये पूछ सकते हैं
कि आप जो हमें गिरफ्तार करने के लिए आए हो, क्या आपके पास इस चीज का वारंट है? दूसरा, जब पुलिस आती है तो हम अपने मनपसंद वकील से बात कर सकते हैं, पुलिस हमें नहीं रोक सकती। तीसरा, ये पुलिस के ऊपर मैंडेटरी है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर उसे नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने पुलिस को पेश करना होता है। ये आर्टिकल 22 है। और यहाँ पर एक कानून है, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, एनएसए। यदि किसी व्यक्ति पर यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 90 दिनों से पहले उसकी जमानत का प्रावधान नहीं है। तो आर्टिकल 21 और 21 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21 का क्लोज ए, और इसका टाइटल रखा गया राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का मौलिक अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया, जो आर्टिकल 21 का क्लोज ए में जोड़ा गया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 21 है इसे सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डिफाइन किया है। देखिए, आर्टिकल 21 कुछ इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन है। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस केस में क्या कहा गया? अनुच्छेद 19 के क्लोज 1 का क्लोज डी, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर राइट टू प्राइवेसी प्राप्त होती है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि अनुच्छेद 19 के क्लोज 1 के क्लोज डी, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र घूमने का जो अधिकार है को अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन का अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर राइट टू प्राइवेसी का अधिकार प्राप्त होता है, एकांतक का अधिकार प्राप्त होता है। इसी से रिलेटेड कुछ संबंधित केस हैं। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 और मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। आर्टिकल 21 कहता क्या है? जैसे हमने आपको भी एक्सप्लेन किया था, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये अधिकार में क्या दिया गया है? जो 78 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता की उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोक संभव है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था। कुछ अन्य प्रमुख अधिकार और एक प्रमुख अधिकार इसी से रिलेटेड हैं। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, यदि किसी अपराधी को जो सजा दी गई है 10 साल या 20 साल, यदि एक ऐसी जेल में रखा जाता है कि जिसमें, या ऐसे जेल के बैरिक में रखा जाता है जिसमें कोई दूसरा कैदी नहीं है, तो उसके भी ये एकांत कारावास का विरुद्ध अधिकार होता है। मतलब उसके भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन है 21। आप किसी कैदी को मानसिक प्रताड़ना देने के उद्देश्य से सिर्फ सिंगल पर्सन के रूप में एक जेल में बंद नहीं कर सकते हो। अगर आपको एक अकेले जेल में बंद कर दिया जाए जिसमें कोई दूसरा पर्सन ना हो, तो इंसान 10-15 दिन में वैसे ही पागल हो जाएगा। क्या वो दीवारों से बात करेगा जब वो अकेला बंदा है? तो उसका भी एक राइट है जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत है, इसी में है। देखो, ये सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन किया हुआ है। वैसे इससे पहले हमारी एक क्लास, हमने एक क्लास की थी जो बाईलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो हमने वहां पर भी मौलिक अधिकारों को बताया है, और इसी तरह से माइंड मैप के जरिए है। लेकिन ये जो हमारी पूरी क्लास है पूरी हिंदी बेस्ड क्लास है, और वो थोड़ा सा उसका अपडेट वर्जन है। हमारा ये प्रयास है कि हम आपको सरल सिंपल भाषा में इंडियन पॉलिटी के हर टॉपिक को उंगलियों पर रटा दें, आपको हर चीज वो याद हो जाए, हर पॉइंट वो समझ जाएं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है इसी में फांसी के विलंब के विरुद्ध अधिकार। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है और उसकी फांसी की सजा 1 साल या 2 साल लेट हो गई है, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि जिस व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है, बोली गई है, वो व्यक्ति डेली मरेगा
उसको ये नहीं पता है कि कल सुबह जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो पता चला कि उसी समय उसे फांसी पर लटका दिया गया है। तो जब फांसी में विलंब होता है तो वो जो कैदी है वो पल पल हर मिनट मरता है, क्योंकि उसे ये मालूम नहीं है कि किस टाइम आपको फांसी पर लटका दिया जाए। तो यह भी आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। किसका? जिस व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है लेकिन उसकी फांसी में क्या कर दिया गया है, विलंब हो गया है। नेक्स्ट, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं अगर अच्छा लगेगा तो। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई केस ऐसे आए हैं कि जहां पर महिला किसी ऑफिस वगैरह में काम करती है तो उसके साथ वहां पर उसका बॉस या जो सहपाठी है उसके साथ छेड़खानी करते हैं। तो एक महिला किस रूप में उन चीजों को सहन करती है, तो वो उसकी पूरी की पूरी जो अंतरात्मा है उसको झकझोर कर रख देती है। तो वो भी आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि महिला इतनी प्रताड़ित की जाए कि वो किसी दिन आकर आत्महत्या कर ले, गिलानी में छेड़खानी से तंग आकर। तो हो गया ना आर्टिकल 21 का उल्लंघन। ध्यान रखना, यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा डिसीजन है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी नागरिक या व्यक्ति के जीवन मरण से रिलेटेड हो, तो आर्टिकल 21 का पार्ट है। इस चीज को समझ लेना आप। नेक्स्ट है शीर्ष विचारण का अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार। अब आप ये देखिए, अगर हमें अच्छी सड़क नहीं मिल रही है, ये भी हमारा आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है इसको। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा का अधिकार। ये भी आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। कुछ अन्य अधिकार, प्रमुख अधिकार। येलो ही कलर अच्छा है। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जीवन साथी चुनने का अधिकार आर्टिकल 19 और 21 के तहत आता है। तो आजकल जो युवा वर्ग है जो 21 साल का हो चुका है, लड़की के लिए 18 साल है, लड़के के लिए 21 वर्ष है शादी करने की एज। तो 18 साल के बाद यदि कोई लड़की अपनी शादी के लिए कोई वर चुनती है तो वह आर्टिकल 19 और 21 उसके दोनों राइट को दिखाता है कि उसके पास आर्टिकल 19 और 21 के तहत अपने लिए वर चुनने का अधिकार होगा, जीवन साथी या लड़के के लिए भी। नेक्स्ट है गरिमामय जीवन जीने के लिए अधिकार में गरिमापूर्ण ढंग से मृत्यु का अधिकार भी शामिल है। गैर सरकारी संगठन कॉमन लॉज की याचिका पर निर्णय। तो जिन उन पर हम बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं, जैसे हमने बताया था राइट टू प्राइवेसी। ये वैसे तो जो आधार कार्ड है उससे रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उसके ऊपर दिया था। क्योंकि आधार कार्ड से हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। तो जो हमारी प्राइवेसी है, हमारी जो डिटेल है वो कोई व्यक्ति दूसरा चुरा सकता है। और अगर किसी व्यक्ति के पास हमारी पर्सनल डिटेल चली गई तो हमारी जो राइट टू प्राइवेसी है उसका उल्लंघन हो जाएगा। तो जिन अधिकारों की हम बात कर रहे हैं वो सब आर्टिकल 21 का पार्ट है। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है भाई, कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। और जो राइट टू प्राइवेसी है, ये इस साल भी पूछा है यूपीएससी दो, हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, यूपीएससी 2024 में और 2019 में भी पूछा गया था। और पीसीएस ने भी ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है। जीवन रक्षा का अधिकार, ये आ गया है राइट टू प्राइवेसी जो है ना, यही है निजता का अधिकार। महिलाओं का शालीनता और गरिमा से जीने का अधिकार, वेरी गुड। स्वास्थ्य का अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, ये भी उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, यदि हमें स्वच्छ पर्यावरण क्लीन एनवायरमेंट नहीं मिल रहा है
तो वो भी हमारे आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। प्रदूषण रहित जल व वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। अब यहाँ पर क्या दिया है, भाग 4 के अंतर्गत 45 से संबंधित। इसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको कवर करते हैं। विदेश यात्रा का अधिकार। ये नहीं कि हमारे ऊपर कोई केस चल रहा है और सरकार हमारा पासपोर्ट जब्त कर ले। राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, ये देखिए। नेक्स्ट है आश्रय का अधिकार, निशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार। ये भी हमारे आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। अब जिन राइट्स की हम बात कर रहे हैं वो सब राइट्स जो हैं, अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है। तो ये क्या है, भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 45 से संबंधित। इसमें दिया गया है जो आर्टिकल 45 है, वैसे तो डीपीएसपी का पार्ट है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए राज्य द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध राज्य करेगा। और इसी में है 86 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। जैसे हमने बताया था कि आर्टिकल 21 में ही एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है, 21 का क्लोज ए, जिसमें राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यदि किसी बच्चा, कोई ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष है और उसे शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, तो वो आर्टिकल 21 के ए के अंतर्गत उसे मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त करने के लिए रिट डाल सकता है या रिट डलवा सकता है। अब ये एक अधिकार हो गया है कि सरकार को अब 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देनी ही होगी। और इसी से रिलेटेड है 51 का क्लोज 11, क्या का क्लोज 10 या 11, मूल कर्तव्य। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को, चाहे वह उसके माता पिता हों या अभिभावक, 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक की शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो आर्टिकल 45, आर्टिकल 21 का क्लोज ए और 51 के ए का टै, ये सब 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए है। लेकिन जो आर्टिकल 45 है, ये 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर आयोग जो है ना कंफ्यूजन पैदा कर देगा। आर्टिकल 45 में देगा कि यह आर्टिकल 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए है, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे से, बेहतरीन उससे चीजें आपको बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी डिटेल है। आर्टिकल जो अनुच्छेद 19 है, उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो आर्टिकल 20-21 है, जब भारत में आपातकाल इमरजेंसी लगाई जाती है, तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित या सस्पेंड कर दिए जाएंगे। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 का 1 जो है, ये तो हो गया है एक आर्टिकल, और इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ये कै ख ग, या इसमें यहां पर ABCD भी लिख सकते हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक होता है बोलना, अभिव्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत करना। दूसरा पॉइंट, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। आप कहीं पर भी शांतिपूर्वक कोई समारोह आयोजित करा सकते हो। तीसरा पॉइंट है संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है 4 पॉइंट, राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद आचरण। ये इसका मतलब है कि पूरे भारत में कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 19 के क्लोज ए का 4th पॉइंट है। नेक्स्ट है 5 पॉइंट, राज्य के किसी भी भाग में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता। इसमें है घूमने की स्वतंत्रता, और इसमें है, देखिए कि 2019 में जो जम्मू कश्मीर राज्य था, उसका राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और उसके स्थान पर 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई।
तो 19 से पहले भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, हमें राइट नहीं था कि हम जम्मू कश्मीर में जाकर बस जाएं। लेकिन 19 के बाद, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू कर दिया गया है, तो अब हम जम्मू कश्मीर में भी जाकर वहां पर रह सकते हैं, बस सकते हैं, अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं। और लास्ट है, जो छठा पॉइंट है, छह मतलब, व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता। यह आर्टिकल 19 का 6 पॉइंट है। तो 19 की 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, जो तीसरा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें दो आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल है 24 और एक आर्टिकल है 23। वैसे माइंड मैप से चीजें जब पढ़ी जाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आर्टिकल 23 कहता है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध। मानव के साथ जो दुर्व्यापार होता है उसको रोकना है और बलात्श्रम पर रोक लगानी है। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने आदि में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। 23 में मानव दुर्व्यापार। अच्छा, यहाँ पर जो मानव दुर्व्यापार है, इसमें यहाँ पर महिलाओं और बच्चों की सामान के, जैसे हम सामान खरीदते हैं इस तरह से महिला और बच्चों का बेचना और खरीदना प्रतिबंधित किया गया है। क्योंकि महिलाओं की जो खरीद फरीद होती है वो होती है उनसे सेक्सुअल वर्क कराने की, और जो बच्चे होते हैं उनकी खरीद फरोख्त होती है उनके जो शरीर के अंग होते हैं उनकी तस्करी करने के लिए। तो उस पर रोक लगाई गई है। और क्वेश्चन, जो पॉइंट है वो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। एक आर्टिकल, हाँ पहले हम ये आर्टिकल देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा चौथा मौलिक अधिकार है। कितने अच्छे से वो बनाई गई है स्लाइड। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, अंत्यकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 में दी गई है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना, जो सरदार लोग होते हैं, सिख कम्युनिटी जो है, वो अपने साथ एक छोटा सा चाकू लेकर चलते हैं, उसको कृपाण बोलते हैं। तो सरदारों को या जो सिख कम्युनिटी है उन्हें अपने साथ कृपाण लेकर चलने की छूट दी गई है आर्टिकल 25 के अंतर्गत। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 में दी गई है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। और लास्ट है आर्टिकल 28, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 28। नेक्स्ट है नंबर 5। वाह भाई वाह, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 और 30, दो आर्टिकल हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार शामिल किए गए हैं आर्टिकल 29 में। और 30 में है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 29 और 30। प्रीलिम्स में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो 29 पूछता है या 30 पूछता है। दूसरा एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यक, जो माइनॉरिटी है, उसे कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अल्पसंख्यकों को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। देखते हैं हम, जो हमारा लास्ट हुआ है, संपत्ति का अधिकार। हमने बताया था कि जब संविधान लागू हुआ उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, एक अधिकार संपत्ति का अधिकार भी था। लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया।
तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 7 में से एक कम हो गया, तो 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। तो देखते हैं पूर्व की स्थिति, वर्तमान स्थिति और संबंधित संविधान संशोधन। मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लोज ए और 31 के अंतर्गत दिया गया था, संपत्ति का जो अधिकार था। वर्तमान स्थिति क्या है? इसे अनुच्छेद 300 के क्लोज ए में एक कानूनी अधिकार बनाया गया है। इसके लिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ऐड किया गया था। आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल कहा है। उन्होंने कहा है कि यह संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों से रिलेटेड 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें। वो 5 प्रकार की रिटें कौन सी हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, एक का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक का नाम है परमादेश, एक है उत्प्रेक्षण, एक है प्रतिषेध और एक है अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मीन्स है हैबियस कॉर्पस। ये रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को बंदी बनाया हुआ है। नेक्स्ट, परमादेश। परमादेश का मीन्स है कि ये रिट उस सरकारी अधिकारी को जारी की जाएगी जो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है या जो उसको कार्य दिया गया है उस कार्य को वो पूरा नहीं कर रहा है। उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध, ये दोनों रिटें बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट को जारी करता है। यानी ये दोनों रिटें, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध, केवल जुडिशरी जो इंस्टीट्यूट हैं, जो न्यायिक संस्थाएं हैं, उन्हें ही जारी की जा सकती है। एक न्यायिक संस्थाएं क्वाइस जुडिशरी भी होती है, अर्ध न्यायिक संस्थाएं। अगर बात करें प्रतिषेध की, तो प्रतिषेध का मतलब है कि ये रिट बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट को जारी करेगा और जिस केस पर सुनवाई चल रही है उस केस पर सुनवाई को रोक देगा, यानी कि एक प्रकार का स्टे देगा, स्टे लगा देगा। बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट को कहेगा कि जिस केस पर आप सुनवाई कर रहे हो आप उस केस पर सुनवाई नहीं करोगे। प्रतिषेध। उत्प्रेक्षण का मतलब है कि बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट को आदेश देगा कि जिस केस पर आप सुनवाई कर रहे हो वो केस आप हमारे पास लेकर आओ। बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट से कोई केस मंगा लेगा। और अधिकार परीक्षा है, ये रिट उस व्यक्ति को जारी की जाती है जिसने गलत तरीके से कोई सरकारी पोस्ट प्राप्त की है। तो ये 5 प्रकार की रिटें हैं और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत ये 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर, वैसे तो हमने बता दिया है आपको। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जब इमरजेंसी लगाई जाएगी तो आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे और सबको सस्पेंड किया जा सकता है। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, वो हो गए आर्टिकल 358 के अंतर्गत। एक आर्टिकल है 359, जो अन्य मौलिक अधिकार हैं उन्हें सस्पेंड राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किया जाएगा और 20-21 सस्पेंड नहीं होंगे। महत्वपूर्ण तथ्य,
उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य 1973 के वाद विवाद में केस में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 से। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को, राइट टू इंफॉर्मेशन को शामिल किया है आर्टिकल 19 के क्लोज ए से। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बना के रखा जा सकता है 3 माह के अंतर्गत। यही वो रासुका कानून है। किसी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये हमने बताया था, जो आर्टिकल 20 है वो 3 रूप में डिफाइन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत शामिल हैं बौद्ध, जैन और सिख। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, भारतीय संसद ने पारित किया वर्ष 1976 में। सुप्रीम कोर्ट के 2-3 केस भी हैं, इसमें चलो यहीं पर बता देते हैं। मौलिक अधिकारों से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के कुछ 4-5 बड़े केस हैं, उन पर एक सीक्वेंस में हम नजर डालते हैं। सबसे पहले एक केस है शंकरी प्रसाद केस 1951, दूसरा है सज्जन सिंह 1965, तीसरा केस है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 और एक केस है केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य 1973। तो जो स्टार्टिंग के 2 केस हैं शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह, उसमें यह मेंशन किया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। 1967 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि संसद, पार्लियामेंट मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती है। 1973 का जो केस है केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि भारत की संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगी जो संविधान की मूल ढांचे को बदलता हो या मूल ढांचे में, बुनियादी ढांचे में कोई परिवर्तन लाता हो। सुप्रीम कोर्ट ने संसद को यह कहा कि आपको जितना संशोधन करना है आप करो मौलिक अधिकारों में, लेकिन मैं जो संशोधन आप करोगे मैं उसकी न्यायिक समीक्षा करूंगा, जुडिशियल रिव्यू करूंगा। किसको आधार मानकर? मूल संरचना को आधार मानकर। संविधान की मूल संरचना क्या है? हमारी मूल संरचना है कि हमारा संविधान क्या है? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र है, गणराज्य है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। मतलब इसमें ऐसा कोई संशोधन नहीं हो सकता है इन स्ट्रक्चर में। तो यदि आप संसद को बोला गया है, पार्लियामेंट को, कि आप यदि कोई संशोधन करोगे तो मैं उसकी न्यायिक समीक्षा करूंगा मूल संरचना को बेस मानते हुए। या आप कोई संशोधन कर सकते हो लेकिन ऐसा संशोधन नहीं करोगे जो संविधान की मूल संरचना को बदलता हो। तो ये 1973 का केस है केशवानंद भारती बनाम। और 1980 में एक केस था मिनर्वा मिल्स भारत संघ राज्य 1980। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम डिसीजन दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगी जो मूल संरचना को चेंज करता हो। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो नकारात्मक है, निगेटिव। निगेटिव क्यों है? क्योंकि वो राज्य को कोई काम करने से रोकती हैं। अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाए या राज्य कोई काम किया है, राज्य ने कोई कानून बनाया है और उस कानून से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया है, तो हम उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगा। तो इसलिए प्रकृति कैसी हो गई है, इसकी नेचर कैसी हो गई है? नकारात्मक। नेक्स्ट है ये वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब है जस्टिसेबल है।
यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर उसे कोर्ट का संरक्षण मिला हुआ है, हम न्यायालय जा सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान ये रखना है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन का राइट, संशोधन का अधिकार है संसद को, लेकिन मौलिक अधिकारों का गार्जियंस, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट, और मौलिक अधिकारों में संशोधन करेगी भारत की संसद। इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मौलिक अधिकारों का मेन उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अब आते हैं नीति निर्देशक तत्वों पर। यह भाग 4 में है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्वों को। इनकी प्रकृति सकारात्मक है। डीपीएसपी में जो भी आर्टिकल हैं वो राज्य को कुछ काम करने के लिए प्रेरित करते हैं कि आपको ये काम करना है, तो इसलिए इसकी नेचर कैसी हो गई? पॉजिटिव, गैरवाद योग्य। डीपीएसपी में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, यदि कोई संस्था या राज्य सरकार उन्हें पूरा नहीं करती है तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो, लेकिन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर हम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसलिए इसकी प्रकृति क्या है? नॉट जस्टिसेबल, गैरवाद योग्य। इसका उद्देश्य क्या है? समाज में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मौलिक अधिकारों का मेन उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, और डीपीएसपी का मेन उद्देश्य है सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और एक पॉइंट है मौलिक मौलिक मूल अधिकार में, इसे लागू करने के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डीपीएसपी को लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है, यानी कि कोई नया विधान बनाने की आवश्यकता होती है। क्या डायग्राम बना है, देखिए। महत्वपूर्ण तथ्य पहले कुछ वो देख लेते हैं। ये क्या है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारतीय संविधान में है। देखिए, जो डीपीएसपी है इसका मेन उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहाँ कहाँ पर है? प्रस्तावना में भी है और नीति निर्देशक तत्वों में भी है। संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया 1976 में। समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के साधन प्राप्त करने संबंधी प्रावधान है आर्टिकल 39 के क्लोज ए में। समुदाय और भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 39। अब हम जो पढ़ रहे हैं ये 39 आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो इसके अलग अलग पार्ट हैं। थर्ड में है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, प्रावधान न हो, 39 के सी में। ये तो मौलिक कर्तव्य के बारे में दे दिया गया है, हम बाद में पढ़ेंगे। एक आर्टिकल है इसमें, अच्छा आर्टिकल है 39 का क्लोज डी। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 के क्लोज डी में है। समान कार्य के लिए समान वेतन। अच्छा, यहीं पर कुछ आर्टिकल नहीं दिए गए हैं लेकिन हम आपको बता रहे हैं। एक आर्टिकल है 40 इसमें पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। और 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता। इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 में है पंचायतों का गठन, 44 में है एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। स्वतंत्रता के बाद गोवा ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता लागू की है। और उसके बाद उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने कल यानी कि 20 जनवरी को उत्तराखंड में सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता लागू की है।
गोवा के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। इसका मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक देश एक कानून। एक देश एक कानून का मतलब है कि भारत में जो कोई भी व्यक्ति है तो उसमें उसके ऊपर भारत में जो भी कानून है वो सबके लिए समान रूप से लागू होगा। अलग अलग व्यक्तियों के लिए कोई अलग अलग कानून नहीं होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अभी हम बात करते हैं, पहले टोटल बात करेंगे। हाँ, देखिए भाग 4 जो है वो डीपीएसपी से रिलेटेड है और इसी में है भाग 4 का क्लोज है। तो भाग 4 में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का क्लोज ए, और इसका टाइटल था फंडामेंटल राइट, मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, उन्हें बाद में जोड़ा गया। आप ये बताइए। हाँ, दो, एक भाग है भाग 3 और भाग 4, ये दोनों सरकार के लिए हैं। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की ही होती है, या जो हम लोग हैं या जो भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिकों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने देश के प्रति होती है? आपका आंसर होगा बिल्कुल, कि भारत के नागरिकों की भी अपने देश के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो भारत के नागरिकों की अपने देश के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ही फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य हैं, जिन्हें रसिया के संविधान से लिया है, रूस के संविधान से लिया है। और ये मूल संविधान में नहीं थे, तो उन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। तो इसके लिए भाग 4 का क्लोज ए, एक नया भाग जोड़ा गया, और एक नया आर्टिकल 51 का क्लोज ए बनाया गया। जब संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए तो उनकी संख्या 10 थी, लेकिन इस समय वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर स्वर्ण सिंह। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया है। और जो मौलिक कर्तव्य होंगे उसमें पहली लाइन में ही देखिए एक शब्द लगेगा कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। तो प्रत्येक नागरिक का जब ये शब्द लग जाएगा तो इसका मतलब है कि हम फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए और उनकी संख्या 10 थी। 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। शरण सिंह समिति जो बनाई गई थी इसमें अध्यक्ष समेत टोटल 12 मेंबर थे। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया, तो शरण सिंह समिति की अनुशंसा पर। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए गठित समिति का नाम है जे एस वर्मा समिति, 1919 में जोड़ी गई, बनाई गई थी। मौलिक कर्तव्य जो 51 के क्लोज ए में है और 11 हैं जैसे हमने बताया है। क्या शब्द आएगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, पहले नंबर पर। अच्छा, हमें सारे याद करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ मेन मेन पॉइंट हैं। ये बताइए कि प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पालन करना चाहिए। जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग और राष्ट्रीय गान, उसका आदर करना चाहिए। ये नंबर पहले पर है। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। जिसको मैं हाईलाइट करूंगा ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये जो हम नंबर 1 पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है देखिए, 51 का ए या कह तो है मेन आर्टिकल। अब इसमें हम 11 नंबर जोड़ेंगे तो इसका हम क्लोज बनाएंगे कि 51 के ए का 1, 51 के ए का 2, या स्मॉल ए बी सी डी, इस तरह से। तो ये इस तरह से है। दो हो गए। नंबर 3, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है।
कि भारत की एकता और अखंडता किस मौलिक कर्तव्य का भाग है, कि प्रत्येक नागरिक भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करेगा। तो इसमें डीपली आएगा 51 के ए का ए, 51 के ए का बी, 51 के ए का सी, इस तरह से। फोर्थ है देश की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा करें, करनी भी चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत के सभी लोगों में, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें एक है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यह भी कह सकते हैं कि स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। तो ये 51 के ए के 5वें पॉइंट में है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सातवां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है, देखो, कि वह प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ये 51 के ए का 7 पॉइंट है। और इसी तरह से एक डीपीएसपी में भी एक आर्टिकल है, और उस आर्टिकल का नंबर है 48 का क्लोज ए। उसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि अपने वहां पर पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्य जीव की रक्षा करे। और यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वन जीव, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें। तो वो हो जाएगा 51 के ए का 7। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, 8वें में कोई इंपोर्टेंट नहीं है। नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां पॉइंट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट 11, प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करें। मौलिक कर्तव्य यहाँ भी दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य की यदि बात की जाए तो कहाँ से लिए हैं? पूर्व सोवियत संघ, रूस से लिए गए हैं। बताया था हमने आपको। अनुशंसा किसने की है? सोरेन सिंह ने। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 76 के द्वारा। संविधान में एक तो भाग जोड़ा गया 4A और एक अनुच्छेद जोड़ा गया 51 का ए। और वर्तमान में संख्या कितनी है भाई? 11 है। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रपति है। ये हम इस क्लास में नहीं करेंगे, इसके लिए हम अलग क्लास करेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से एक डायग्राम सा बनाकर दिखाया गया है। ये इस तरह से हम राष्ट्रपति पद के लिए 62, ये सारे आर्टिकल हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति के लिए जो क्लास होगी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने अच्छे से दिखाया गया है। हर पॉइंट आपको समझ में आएगा जब आप ये पूरी क्लास देखेंगे। आहारताएं, सारे का सारा जो क्लास है वो सारी आपकी माइंड मैप, संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति की शक्तियां, अरे वाह। जैसे कोई शादी का कार्ड होता है, न्यायिक शक्ति, आकस्मिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, राष्ट्रपति के सब नाम। अच्छा, राष्ट्रपति के कौन सा राष्ट्रपति कब किस वर्ष भारत का राष्ट्रपति बना, और उनकी पिक्चर्स यानी फोटो सहित हमारी एक पहले वीडियो पड़ी हुई है भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के ऊपर, और उनकी क्या, उनके समय क्या क्या मेन इंपोर्टेंट काम हुए हैं, फीचर हैं, या उनके कार्यकाल की उपलब्धि, वो सब आपको उस पर डिटेल में मिल जाएगी। राष्ट्रपति की अक्षमदान की शक्तियां, आत्यांतिक वीटो, अरे वो महान्यायवादी, ये इसी का भाग है। किसी नियोगी, राज्य सरकार का विधिक सलाहकार, कैग, भारत सरकार। अच्छा, यहाँ से ये उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हम प्रयास करेंगे कि एक ही क्लास में कंप्लीट करें। केंद्रीय मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री अलग उसमें करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की
नेक्स्ट वीडियो में या नई क्लास में।